अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। अमेरिका ये कह रहा है कि चीनी हैकर्स ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उनका नासा फ्लैगशिप प्रोग्राम, कई एजेंसियां उनको हैक किया। तो क्या अमेरिका चीन जो है वो साइबर वॉरफेयर में एक बड़ी कॉन्फ्रंटेशन की जानिब जा रहे हैं? ट्रंप कह रहा है कि उसे कोई जल्दी नहीं ईरान के साथ डील करने में, इसके बावजूद कि उसकी अप्रूवल रेटिंग तारीख की कम तरीन सतह यानी 33% पर आ चुकी है। पाकिस्तानी वफ्द गया आला सतही फील्ड मार्शल वज़ीर दाखिला तेहरान, उसके बाद ओमान का वफ्द पहुंचा और आज कतरी वफ्द पहुंचा हुआ है। क्या सालिस ममालिक की ये कोशिशें ईरान और अमेरिका के बीच को मानी खेज डील जल्द लेके आ सकेंगी? ये अहम सवाल। साथ मुल्की सियासत सानिया पिम्स, उसके ऊपर कल से हम नोहा पढ़ रहे हैं। आज वज़ीर सेहत हमें दिखाई नहीं दे रहे कि कमेटियाँ बैठ चुकी हैं, टेंट लग चुका है नए सेक्रेटरी हेल्थ के लिए, लेकिन जिसका दर्द उसी का दर्द। इस बीच में हमारे मुल्क की सियासत वो एक नया खेल खेलती है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हुए, जैसे तैसे भी हुए। पीपल्स पार्टी कह रही है, सबूतों के साथ बात करते हैं कि धांधली हुई, लेकिन बहरहाल फिर भी 7 नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सका। पलंदरी रावला कोट वाली साइड पर बाकी नशिस्तों पर इंतखाब होता है और उसमें से नून लीग 31 से 32 सीटें जीतने में कामयाब होती है। उसके बाद मरहला आता है वज़ीर आज़म नामज़द करने का। तो सैयद इफ्तिखार गिलानी, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, नौजवान रहनुमा, उनको लीगी क़यादत जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, कल प्राइम मिनिस्टर ने जब बुलाया कश्मीरी क़यादत को, ख्वाजा सार रफ़ीक को और राना सनाउल्लाह साहब को, तो मेरी इत्तला है कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर राजा फ़ारूक हैदर और शाह गुलाम कादर मौजूद थे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने राना साहब कहा कि दसो जी की फ़ैसला किया। तो बताया गया कि कायदे मोहतरम ने बैरिस्टर गिलानी साहब को चुना है प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर के लिए। उसके बाद शाह गुलाम कादर हूँ जो सदर हैं PPML आज़ाद कश्मीर के, या राजा फ़ारूक हैदर हूँ जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के। इनके लबो लहजे में, इनके अशार में, इनके ट्वीट्स में एक बगावत की सी बू आ रही है। ये समझते हैं कि ये जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, और जो एक्शन कमेटी के मुतालिबात थे हक़ के हुक्मरानी के हवाले से, कालादम एक्शन कमेटी, उसको तक़वियत पहुँचाई गई है एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नॉमिनेट करके। ये शेर जो पड़े आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं फ़ारूक हैदर साहब के जो अशार हैं आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन बात यह है कि सैयद इफ्तिखार गिलानी हैं तो नून लीग के साथ। किसी ज़माने में राजा फ़ारूक हैदर साहब इन्हें अपना बेटा कहा करते थे और अपने बेटे की बजाय इन्हें टिकट दी थी 2011 में, और ये सिटी की सीट से जीते थे। बैरिस्टर साहब जो हैं ये 2026 का जो मुज़फ़्फ़राबाद दारुल हुकूमत आज़ाद कश्मीर का, उसके दिल में जो शहर है, वहाँ से हालिया इंतखाब हार चुके हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा के हाथ। बैरिस्टर साहब उससे पहले जो 2021 का इंतखाब था उसमें भी मुज़फ़्फ़राबाद की सीट से हार चुके हैं। यानी मुज़फ़्फ़राबाद के अवाम ने 2 बार इन्हें नहीं चुना। फिर क्या हुआ? फिर नून लीग ने इन्हें टेक्नोक्रेट की सीट पर असेंबली का हिस्सा बनाया और फिर उन्हें वज़ीर आज़म नामज़द कर दी। ये है विजन और ये है असल सवाल और अलमिया, जिसके जवाब में वहाँ मौजूद लीगी क़यादत और लीगी ज़ुआमा के यहाँ बेचैनी पाई जाती है। कुछ इत्तलात हैं कि शायद वो वोट भी ना दें। तो इस विजन के ऊपर और इस फैसले के ऊपर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी और मुल्क की सूरत हाल हुई। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, जनाब सेनेटर नासिर भट्ट साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और जनाब फैसल चॉय साहब को, मुमताज़ माहिर कानून भी हैं और एक बग़ैर पार्टी के सियासी रहनुमा भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं कादिर खान मंदोखेल साहब सबसे पहले आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मौजूद हैं। मंदोखेल साहब ने अभी ज्वाइन नहीं किया, तो चलिए नासिर भट्ट साहब से बात कर लेते हैं, फिर फैसल साहब के पास जाते हैं। मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि 2021 में कुछ ऐसी सूरत हाल PTI ने भी की कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद सदर थे आज़ाद कश्मीर के PTI के, वो वज़ीर आज़म न बने, एक अननोन नाम पहली बार मुंतखब हुए क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनको PM बना दिया गया। वो फैसला कितना मौसर था, 1 साल या 1.5 साल बाद वो चलते बने और सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बनने में कामयाब। वो भी पूरा साल ना कर सके और फिर चौधरी अनवारुल हक आ गए। चौधरी अनवारुल हक को अभी कोई 1.5 साल हुआ था और फिर फैसल मुमताज़ राठौर आ गए। यानी 2021 से अब तक हम 4 वज़ीर आज़म वहाँ तब्दील कर चुके हैं, तजुर्बात कर चुके हैं। एक ऐसे इलाके में जहाँ बेपनाह मसाइल हैं, जहाँ पे
गैर मुल्की साजिशें पनप रही हैं, वहाँ उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने की बजाय, उनकी बात सुनने की बजाय, हमारी जो सीनियर क़यादत है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की, उनकी फ़ैसला साजी का ये नोहा है जो मैं पढ़ रहा हूँ। भट्ट साहब बहुत अच्छा फ़ैसला किया। क्या बुराई थी अपना फारूक हैदर में या शाह गुलाम कादर में या किसी भी और मुंतखब रुकने आज़ाद कश्मीर असम्बली में कि जो आपको एक हारे हुए शख्स को वज़ीर आज़म नामज़द करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अजमल जामी साहब जितनी बातें की हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि पार्टी के जो सदर हैं मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब, कोशिश हर एक की होती है कि मैं आगे आ जाऊं, मुझे सीट मिल जाए, मैं नए का टिकट ले लूं। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन जब फैसला लीडर कर देता है तो फिर कारकुन उसके बाद वो उस चीज़ को मानते हैं और मानना भी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, शायद खान अब्बासी साहब मरी से अपना इलेक्शन हार चुके थे, तो मियाँ साहब ने उनको लाहौर से अपनी सीट से इलेक्शन जिताकर वजीर आजम बना दिया। हालांकि उनके भाई शहबाज शरीफ साहब उस वक्त में नए थे, तो फैसला जब पार्टी ने कर लिया तो वो कंटिन्यू रहा, माना जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जो कारकुन होते हैं उनके जज्बात होते हैं, लेकिन लीडर के फैसले के बाद उसके बाद कोई क्वेश्चन रहता नहीं। आपने बात की शाह गुलाम कादर साहब को भी, पहले उनकी भी शायद ख्वाहिश हो कि या किसी और की वज़ीर आज़म बने, लेकिन जब फैसला हो गया तो शाह गुलाम कादर साहब किसी और जगह भी एडजस्ट हो जाएंगे, राजा फारूक हैदर साहब भी हो जाएंगे, लेकिन पार्टी का जो फैसला है वो मनोअन तस्लीम किया जाता है। और मेरा ख्याल है इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सब ने मान लिया है कि जब मियाँ साहब ये फैसला कर दिए तो उसमें फिर दूसरी बात नहीं होती। नहीं मान नहीं रहे ना जी। शाह गुलाम कादर साहब कह रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के गयूर अवाम को यकीन दिलाता हूं कि उनके इज्जत और वक़ार पर किसी किस्म का समझौता नहीं करूंगा। नवाज शरीफ के नारा वोट को इज्जत दो को यकीनी बनाऊंगा। तो ये देखे ना, वो ठीक कर रहे हैं। जब मैं आपको आज कह देता हूँ कि शाह गुलाम कादर साहब मेरे से भी ज़्यादा पार्टी के कारकुन है, कमिटेड आदमी है। आप उसके बाद ये वो होगा पहले का, अब आप देखेंगे उसके बाद वो बिल्कुल मनोअन उसको मानेंगे। और यही एक तरीका होता है, कारकुन यही होता है, ख़ानदान होता है। जब कोई बड़ा फैसला कर देता है तो फिर उसके बाद बात नहीं ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपने मिसाल दी ना भट्ट साहब, शायद खान अब्बासी साहब वाली मिसाल तो ठीक है, लेकिन फिर अब्बासी साहब आपके नहीं रहे। जी नहीं, देखे ना, ये तो फिर उस शख्स का ज़र्फ होता है ना। पीएम मियाँ साहब ने तो अपना फैसला, मैंने बताया कि वो फैसला करते हैं, सब मानते हैं, तो किसी ने फिर उसके बाद इनकार नहीं किया। पीएम साहब वो शाह खान अब्बासी साहब फिर कंटिन्यू किया उन्होंने, वो फिर पूरा टाइम उन्होंने गुजारा। बाद में उनका माइंड चेंज हुआ, शायद वो समझे मैं लीडर बन गया हूँ। तो फिर जो लीडर कोई बंदा, ये तो फिर चौधरी निसार भी सबकी मिसाल दे दूँ, उनकी बड़ी इज्जत थी पार्टी के अंदर। जब वो पार्टी को छोड़कर लीडर बनने की उन्होंने कोशिश की तो वो आपके सामने। ठीक जनाब फैसल चॉइस साहब, सर जी कैसा लगा आपको ये फैसला? लीगी क़यादत का जो विजन है कि एक शख्स जफराबाद शहर ने एक बार नहीं 2 बार मुस्तरद किया, मुंतखब नहीं किया, उसको टेक्नोक्रेट पे आपने मुंतखब यानी इलेक्ट किया, सिलेक्ट किया और फिर उसे वज़ीर आज़म बना दिया। और उसके ऊपर उनकी पार्टी के 2 बड़े शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। राजा फारूक हैदर खान साहब ने तो एक शेर की सूरत में तबसरा किया कि चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। देखिए सर, बात यह है कि नून लीग की पॉलिटिक्स तो अपनी जगह है, वो तो नासिर भट्ट साहब भी आपको बेहतर बताएंगे। आज़ाद कश्मीर में जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं, उन इलेक्शंस में पीटीआई तो उसको जबरन जो है वो रोका गया और उसके बाद बाइकआउट हो गया। तो उसके बाद जो इलेक्शन है वो तो चाहे हो ना हो एक ही बात है। जहाँ तक इफ्तिखार केलानी साहब की बात है, मेरा ज़ाती तौर पे मैं जानता हूँ उनके ख़ानदान को भी, उनके बड़ों को भी, वो एक कैपेबल आदमी है और अपने मेहनती आदमी है, अच्छी बात, पढ़ा लिखा शख्स, नौजवान है। अब बुजुर्ग जो है वो जान छोड़ दें, इनकी पार्टी की तो जान बेहतर है। हर जगह नई क़यादत आ रही है, तो ये टेक्नोक्रेट पे मुंतखब होना, ये वहाँ के आइन में कोई ऐसी कदगन नहीं है। अगर आज़ाद कश्मीर का आइन कोई कदगन लगाता
और फिर ये कोई मामला होता तो फिर तो नहीं शोएब साहब देखिए मुझे बहसियत सहाफ़ी आम शहरी के उनकी ज़ात, उनके किरदार या उनकी कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई सवाल नहीं है, ना मैं उसका राइट रखता हूँ। मैं तो सवाल वो उठा रहा हूँ जो आज दिन भर आज़ाद कश्मीर से फ़ोन मुझे सुनने को मिलते रहे बहसियत एक मुहाजिर शहरी के, कि लोगों ने कहा कि हमारा हक़ की हुक्मरानी या यहाँ पे जिस तरह से हुकूमतें बदली जाती हैं उस सब का शिकवा था। और एक शख्स जो 2 बार हारा वो भी मुजफ्फराबाद से और मुजफ्फराबाद के मरकज़ से, उसको हम पे हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। क्या ये जमहूरियत है? सर बात यह है कि ये तो कल साबित होगा ना कि अगर तो उनको वोट मिल जाएंगे और सारे उनको वोट दे देते हैं तो फिर तो ज़ाहिर है जमहूरियत यही होगी। और जहाँ तक आप जनरल इलेक्शन में हारते हैं, इलेक्शन में हार जीत तो एक हिस्सा होती है, लेकिन इफ्तिखार गिलानी का जो चॉइस है, मेरा ख्याल है कि ये मियां नवाज शरीफ के शाज़ और नादिर जो उन्होंने कभी अच्छा कोई फैसला किया, ये उनमें से एक है। तो वो एक अच्छा वज़ीर आज़म साबित होगा। और बाकी ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, मैं जो गुलाम कादिर शाह साहब को तो नहीं जानता ज़ाती तौर पे, फारूक हैदर साहब जो हैं वो तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, सेहत उनकी इजाज़त नहीं देती। आई थिंक वो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म तो रह चुके हैं। और ये मियां नवाज शरीफ ने उनका फैसला किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी पार्टी में मौजूदा हालात में इतनी कुछ आ सकता है कि कोई बगावत की तरफ जाएगा। चलिए ये मैं बाद में बात करता हूँ। जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब भी तशरीफ ले आए। आज मेरी पार्टी खोल ली है मेरे को जामी साहब जी। मैं ये बड़ी जाती की आपने नहीं, ये जो आपकी मिली भगत है इसके बारे में भी नाज़रीन को आगाह करता हूँ कि आपके दिल में ये जो दर्द डिस्को की बजाय जो हुब जागा है उसकी वजह क्या है। मैं कादिर भाई को इन्वॉल्व कर लूँ। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, आपने वक्त दिया। हर पीपल्स पार्टी की शिकायत थी, इस सीट पे पीपल्स पार्टी जीती, मुख्तार साहब जीते। ये जो इफ्तिखार गिलानी साहब है उनको तो आज फैसल चौधरी कह रहे हैं बड़े कैपेबल हैं, कम्पिटेंट, और शायद नवाज शरीफ साहब के शाज़ो नाज़र जो अच्छे फैसलों में से एक है। नासिर भट्ट साहब उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वैसे साफ़ी वहीं का वहीं खड़ा है कि एक शख्स जिसको मुजफ्फराबाद ने मुंतखब नहीं किया, एक बार नहीं 2 बार, उसको टेक्नोक्रेट पे ला के वज़ीर आज़म नामजद कर दिया है। क्या ये वोट को इज्जत दो है? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब कोई दोस्ती निभा रहा है इफ्तिखार गिलानी साहब के साथ, वरना कोई दिल पे हाथ रख के उसे पूछे, ये दिल से नहीं बोल रहा है। आप कादिर भाई आप बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं। मैं ये बात करनी नहीं चाह रहा था, लेकिन यू आर डॉट ऑन। ये फैसल चौधरी साहब बैठे हुए, बात जारी रखें। मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि बैरिस्टर गिलानी क्या की कॉम्पिटेंस की मैं गवाही देता हूं, अच्छे किरदार की मैं गवाही देता हूं। एक अच्छी चॉइस। अच्छा फैसल चौधरी साहब, मैं समझा फवाद चौधरी साहब, ठीक है, ये भाई है फैसल भाई। फैसल भाई, मैं कसम खाता हूं कि आप दिल से नहीं करे दोस्ती निभा रहे, बस आगे बढ़ता हूं मैं। अरे मैं तो दोस्ती दिल से निभाता हूं यार। अच्छा भाई, आप मैंने कसम खा लिया ना, इससे ज्यादा बढ़ के क्या बात करो। ठीक, नहीं मैं तो दिल से निभाता हूं भाई। मेरा भाई है, अल्लाह ताला उसको मजीद कामयाब करे। आगे चलो जी। अब आप कादिर भाई की बात सुन। जी कादिर भाई जी। फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान के आईन में भी इस चीज की गुंजाइश है कि कोई भी एमएनए जो ना वज़ीर आज़म बन सकते। क्या मखसूस सीट से अक़लियती रुकन या खातून को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बनाएगा कोई पार्टी? नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि इसकी वजह सुन ले इसकी वजह ये है, जो जर्नल सीट होता है, जो लोग बाग आते हैं, जैसे हमारी आदि फरियाद तालपुर साहब जर्नल सीट पे आवाम के वोटों से जीत के आई है, डॉक्टर नफीसा शाह साहब आवाम के वोटों से जीत के आई है, शाजिया मरी साहबा जर्नल सीट पे आई है। ये जर्नल सीट वाले है। जो रिजर्व सीट वाले होते हैं हमारे लिए वो भी मोहतरम है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई पार्टी इसको रिजर्व सीट चुनके वो हलवा की तरह प्लेट की में मिल जाता है, तो उसको कोई नहीं बनाएगा। और दूसरी बात ये, इफ्तिखार गिलानी साहब हारे हुए शख्स है, और इस हारे हुए शख्स को एक तो ये है कि वो हारे हुए, ऊपर से वो टेक्नोक्रेट्स की यानी रिजर्व सीट मखसूस सीट पे आया, उसको चलो उसको भी छोड़ दे। लेकिन अभी 4 दिन पहले तो मुतफक्का फैसला हुआ है जिसमें शाह गुलाम कादर यानी आज आजाद कश्मीर का इलेक्शन आपने मान लिया। मुस्लिम लीग को सुन ले मेरी जान, सुन ले, मुझे जवाब मुकम्मल करने दे। वो आजाद कश्मीर के मुस्लिम लीग नून के सदर भी है। फिर आपने फारूक हैदर साहब को बुजुर्ग करार दिया,
तो भाई फिर उस बुजुर्ग से आपने इलेक्शन क्यों लड़ाया जो आवाम के वोट से वो जीता है? फिर नवाज शरीफ साहब खुद बुजुर्ग है, वो क्यों पर तोड़ रहे हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, मुझे MNA बनाओ? तो मैं ये समझ लो कि ये बुजुर्ग के आप उनकी कारकर्दगी पे मिट्टी ना डाले, आप उसको अप्रिशिएट करें कि बुजुर्ग शख्स जदोजहद करता हो आवाम से। मुझे पता है, नासिर भट्ट साहब को नहीं पता क्योंकि वो सेनेटर, वो भी रिजर्व सीट पे आया। जो आवाम के वोटों से आता, में पता है कितने धक्के खाने पड़ता है, कितने घर घर जाके वोट मांगने पड़ता है, वो एक जनरल सीट पे आने वाले MNA MPA को पता है। दूसरी बात, मुस्लिम लीग नून की वोट को इज्जत तो दूर की बात है, ये तो वोट की तोहिन किया उन्होंने। अच्छा, एक टेक्नोक्रेट सीट पे आने वाले शख्स, हारे हुए शख्स को एक ऑलरेडी ऐलान करने के बावजूद शाह गुलाम कादर का उसके बाद किए। तो मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे जरदारी साहब की वो तकरीर याद आ रही है PTI के दौर में कि हम PTI की हुकूमत को बोला था उस वक्त कि हम नहीं गिराएंगे, ये खुद वो अपनी वजन से गिरेंगे। फिर बिलावल साहब की वो जो घंटी है घड़ी की, वो टिक टिक, वो मुझे याद आ रहा है। मुस्लिम लीग नून खुद बम को पांव से मार के पड़ांग के, कोई इसके ऊपर बम नहीं फेंकने वाला है, ये खुद बम को पांव लात से लात मार के ये आप मुझे बता दो जी, आप मुझे बता दो जो सीनियर दो लोग हैं वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की मीटिंग के होते हुए वो बाइकाट करके बाहर निकले, तो आप उनको गुस्से का अंदाजा लगा ले। तो आप आजाद कश्मीर जो आपने फॉर्म 47+ के जरिए, दांधली के जरिए, CCD की गुंडागर्दी के जरिए, पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दांधली के जरिए आपने जो लोगों को बिठाया, उसका भी आप सत्यानाश कर रहे हो। ये आपने कहा कि जो नून लीग है ये खुद लात मार रही है बम को, घड़ी की सुई की जो बिलावल की वार्निंग थी, टिक टिक उल्टी गिनती, आपने उसकी जानिब निशानदेही की। इस्तदलाल आपका बहुत ही कीमती और काबिल तवज्जो है कादिर खान साहब, और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि आपने दुरुस्त निशानदेही की कि आज हमारे दोस्त मुमताज़ कानूनदान फैसल फरीद चॉइस साहब दोस्ती निभा रहे हैं। आज मेरिट की बात वो नहीं कर रहे। हमें बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी साहब, नहीं मेरिट तो पूरा मैं कोई और बात कर रहा हूँ। कादिर भाई जो बात करें ना उसको सुने ना, उसको सुन लेना पहले। कादिर भाई की बात सुन ले, मेरा भी एक सवाल सुन ले। अरे मेरे भाई, छोटे भाई सुन ले, आज के बाद मैं भी बैठा हूं भाई, आ रहे हैं भट्ट साहब, तो अडेल भी आ रहे हैं, जानी साहब आ रहे हैं, मैं बता दूं आपको। अब मैंने जरा इजाजत देना, मैं कादर बंदो खेल साहब मैं भट्ट साहब आप तो शुक्रिया अदा करें, आपको आज फैसल चॉइस साहब की वकालत मिल गई हुई है। मैं दोबारा देखने वालों की खिदमत में वाजे कर दूं, जी मैं वाजे कर दूं कादिर साहब, एक बात देखने वाले जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये तमाम सियासतदान, तज्जिया निगार बड़े काबिल एहतराम है, उनसे ज़ाती लैक भी रहती है, लेकिन मैं वैसे तो साफ एक बात वाज़ेह करूँ, हमें सैयद इफ्तिखार गिलानी साहब बैरिस्टर साहब की ज़ात से, उनके कॉम्पिटेंस से कोई लेन देन नहीं है, ना उस पर कोई एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात, ना हम इसके मजाज हैं। बात मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उनकी नामजदगी हुई वो बड़ा अहम सवाल है। बात मैं कर रहा हूँ कि इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम और सोशल मीडिया पे चाहने वाले वो हैरान और परेशान हैं, सवाल उठा रहे हैं कि मियां साहब की एक सवाल की इजाजत दे दे जामिर साहब, फिर आगे सवाल करें भट्ट साहब से। जी मैं भट्ट साहब के पास जाने लगा हूं। मैं एक सवाल की इजाजत, प्लीज बोलिए। जिस तरह भट्ट साहब ने एक जज अरशद को, जो मलिक को शरबत पिला के उसकी वीडियो बना के नवाज शरीफ को बेची और उसे सेनेटर बनाया, हो सकता है इफ्तिखार गिलानी ने भी कोई ऐसा काम किया होगा लंदन में। नहीं भट्ट साहब शरबत वाला काम मेरा ख्याल नहीं करते। भट्ट साहब ओवर टू यू सर, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, भट्ट साहब ही जवाब देंगे आपको। ये शरबत वो कौन था जिसका हॉस्पिटल में शहद की बोतल निकली थी, वो भी मेरा ख्याल है ये असल में कादर बंदो खेल साहब की बातें हैं। अच्छा एक बात, कादर बंदो खेल साहब, आपने सुना है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? पार्टी हमारी, हम वज़ीर आज़म किसको बनाए हमारी मर्जी, हमारे कायद ने जिसको बनाया हम उसको 100% दुरुस्त कह रहे हैं, हमारे कायद का हमेशा फैसला अच्छा होता है। आप मुझे बताएं आपको क्या परेशानी है? आप ना 3 में ना 13 में पीपल्स पार्टी हार गई, छुट्टी होगी। हाँ, कादर बंदो खेल साहब मेरा भाई है, मैं ये पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट करूंगा इसको किसी जगह मेरे भाई को एडजस्ट कर दें, आगे कोई इलेक्शन आए कोई भी इसको कोई ना कोई कादर बंदो खेल साहब को सीट मिले, वरना इन्होंने पीपल्स पार्टी की हर जगह ऐसी तैसी करनी है, क्योंकि ये बोलेंगे तो इनका मतलब हम बोलें। लेकिन बात ये है कि दूसरी बात ये है कि ये मुझे आप बताएं
कि फैसला हमारी पार्टी ने किया, हमारे कायद ने किया, हम सब उसको मानते हैं। मैं आज फिर कहने लगा हूँ, मुबारकबाद शाह गुलाम कादर साहब भी देंगे, मुबारकबाद उनको जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, 2 दफ़ा बने राजा फारूक हैदर साहब, वो भी देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, फैसले से पहले हर कारकुन, हर की ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम आ जाए, मेरा नाम लीडर ले ले। जब आ गया फैसला, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज ना आपको नजर आएगी ना कोई हम नजर आएगा। जब फैसला कायद ने कर दिया और वो जिसके लिए फैसला किया वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी से। अच्छा, मैं भट्ट साहब एक बात अर्ज कर दूं आपसे, एक बात अर्ज करूं। अभी कादर साहब ने जिस खबर का हवाला दिया ना, वो खबर दुरुस्त है। यानी दुरुस्त इसलिए कि वो खबर छपी हुई है। यानी ये दुनिया न्यूज़.tv पे उनके मुजफ्फराबाद से बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है मोहम्मद असलम मीर साहब, ये कल की तारीख में उनकी खबर छपी हुई है, जिसका मैं एक अक्स भी कोशिश करता हूँ टीवी पे दिखा सकूं, कि उन्होंने कहा कि उनको मालूम हुआ है कि शाह गुलाम कादर नॉमिनेटेड फॉर द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, और ये भी एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद द पार्टी के बाद फैसला हुआ। वो कुछ ज़राए को कोट करते हैं कि एक बड़ी अहम मुलाकात हुई रायविंड में, PMLN के सरबराह जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर मौजूद थी उसमें चंद रोज़ पहले, और उसमें शाह गुलाम कादर साहब का फैसला किया गया और वो 27 तारीख को हलफ भी लेंगे, यहाँ तक ये बात कर दी गई। फिर ये खबर सर्कुलेट भी देखिए, मैं पहले बात कर दूं सर, गुजारिश सुन लेना सर, एहतराम। ये खबर जो है शाह गुलाम कादर साहब की, ये मुख्तलिफ हलकों की जानिब से सहाफ़ियों तक पहुँचती रही, लेकिन फिर कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आपके मौजूदा जो स्पीकर नए बने हैं और डिप्टी स्पीकर हैं, और ये फारूक हैदर साहब और शाह गुलाम कादर साहब, इन सब की मौजूदगी में पता चला कि नहीं, वज़ीर आज़म जो हैं वो तो बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी होंगे। हूँ दसवा भट्ट साहब, देखो, एक जब इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का ख़त्म हुआ तो मरी में मियाँ साहब ने लाया था, मैं भी वहाँ बैठा था जी। फैसला ये वही नहीं, फैसला सब ने कह दिया था जो कायद फैसला करेंगे वही होगा। अच्छा, कल मेरी शाह गुलाम कादर साहब से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे अभी पता नहीं किसका नाम आएगा, ये मेरी कल उनसे बात हुई है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि फैसला हो गया? तो फैसला तो मियाँ साहब ने करना था, वो उन्होंने कर दिया। तो जब फैसला हो गया कल, तो उसके बाद तो कोई बात नहीं रहती, पहले की बातें हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कल सब मौजूद होंगे, वो जब हल्फ उठाएंगे, जो भी आज होता है कल होता है। ठीक है जी, मैं एक छोटी सी मैं एक ब्रेक ले लूँ। फैसल चॉइस साहब से मजीद इस बारे में बात करनी, छोटी सी ब्रेक, चंद सेकंड्स की, वापस आ रहे हैं आप प्रोग्राम में। एक बार फिर से खुश आमदीद। देखें फैसल चॉइस साहब, आपका इस्तेदलाल अपनी जगह, और मैं 3 बार उसकी वजाहत भी कर चुका हूँ। प्रिंसिपली आई एग्री विद यू एंड विल हैव टू सी हाउ कॉम्पिटेंट ही इज़। मेरा आपसे सवाल ये कि जो आज़ाद कश्मीर की वैसे तो मुजमई सूरत हाल हालिया कुछ अरसे से है, उसमें जो गिले शिकवे हैं सियासी तौर पर हक की हुक्मरानी के एतबार से, क्या ऐसे फैसले उन गिले शिकवों को तगड़ा करेंगे या उनको कमज़ोर करेंगे? आई नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन। सर, गुजारिश ये है जामी साहब के वहाँ पे जो एक्शन कमेटी के साथ किया गया, तो बाकी इलेक्शन जिस तरह से किया गया, तो ये फिर आमियाना बात लगती है कि सिर्फ जो नून लीग के कुछ खड़े हैं, ज़रा सदर हैं वो नून लीग के, उनके लोग अपने होंगे तो उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ये मसला ही नहीं है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट इशू ही नहीं है। अगर तो आपने कश्मीर का इशू उजागर करना है, तो फिर तो रावलाकोट और पलंदरी के जो इलेक्शंस नहीं हुए, उनके ऊपर क्यों नहीं हुए आज तक? ठीक, वहाँ पे सूरत हाल आज भी वो मुबैना तौर पे कशीदा है। ठीक, जो वहाँ पे मामलात हुए हैं, जिस तरह से हैंडल किया, चलिए, ये जितने भी आपने माहिदीन का नाम लिया है, फारूक हैदर साहब हो गए, गुलाम कादर शाह साहब हो गए, इनका उस एक्शन कमेटी के चलिए, मैं आपके इस्तदलाल से लेट से मैं आपके इस्तदलाल से इत्तफाक कर लेता हूँ, बट इसी रैशनल के इसी मेयार को सामने रखते हुए मुस्तफा कमाल साहब तो आपके दोस्त नहीं है ना, या वो भी दोस्त निकल आए हैं? उनके बारे में क्या ख्याल है? जिनके पास मेरा दोस्त तो कादर मंदोखेल है, जो इसके साथ किया उन्होंने, ये भी मैं उसी इलेक्शन का मैं असल में ना सानिया पिम्स के ऊपर जाना चाह रहा हूँ, मैं सानिया पिम्स के ऊपर भी जाना चाह रहा हूँ कि जो कुछ वहां हुआ, इतनी सी वजारत है विफाक की अब तो सूबों के पास जा चुकी है, तो वो जो उनकी कॉम्पिटेंस है, वो भी आपको बड़े कॉम्पिटेंट नजर आते हैं? देखिए सर, बात यह है कि मुस्तफा कमाल भी एक अनकॉम्पिटेंट आदमी है,
वो भी मुसल्लत शुदा है। आप मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब 8 किलोमीटर का उनके घर से पिम्स का ये फासला है, गए हैं वो वहां पे, जो कल उन्होंने वज़रा भेजे, क्या उनका वो रवैया था कि जिससे आपको ये नजर आए कि किसी गरीब का बच्चा वो झुलस गया और एक हादसे में शिकार हो गया? उनके चेहरों के ऊपर आपको जो रौनक और जो मुस्तफा कमाल की बदतमीजी थी, देखिए मतलब ये कुछ ना कुछ तो ख्याल करना होता है। आखिर इंसान की बच्चे हैं जिसको आपने, वो लोथड़े तो नहीं है ना जी, मतलब सुबह बच्चे पैदा हुए हैं, शाम को उन्हीं हाथों से दफना दिए गए हैं, तो आंखें बिन खुले मुरझा बंद हो गई। बिल्कुल ये बड़ा ही अलमी है, बड़ा अलमी है। बट सब क्या ये चले, बताऊं कि मैं आता हूँ सर, वक्त की कमी। सिर्फ एक जुमला जी, क्योंकि मैंने शायद आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, मुझे जाना है, प्रोग्राम भी हमारा वक्त की कम है। कि आप मुझे बताइए, क्या सदर और वज़ीर आज़म का काम सिर्फ स्टेटमेंट इशू करना रह गया है? ये जो आपने वज़ीर सेहत से लेके एग्जीक्यूटिव एमडी तक और एमडी और वो जो बाकी लोग हैं, उनकी मुअत्तली क्यों नहीं हो रही? क्या ऐसी ताकतें हैं उनके पीछे? हाँ। वो इतने ही अपना ताकतवर हो गए हैं, बिल्कुल 14 बच्चे भी अपना, और ये बड़ा अहम सवाल है फैसल साहब, ये फैसल साहब बड़ा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल है। बट साहब ये फैसला, बहुत शुक्रिया। बट साहब यहाँ क्या मजबूरी है? वजीर सेहत की कॉम्पिटेंस, उनका काम और जो सवाल उठा रहे हैं, यहाँ भी क्या नून लीग मजबूर है? देखें, ये जो वाक़या, ये तो मैं पहले इस पे बात करनी चाहिए थी, इससे ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या हो नहीं सकता। वो 14 बच्चे जो पैदा हुए थे, और वो मुझे कह के उनकी माओं को हम क्या जवाब दे सकते हैं कि उनको अल्लाह हौसला दे, लेकिन ये किस तरह का वाक़या हुआ, इस पर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और आपने कहा, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है वो इसका मसले पे बड़े ही, उनका ज़ीरो टॉलरेंस है किसी को माफ़ी क्या, लेकिन उन्होंने जो एक कमेटी या 24 घंटे के लिए बनाई, वो ये चाह रहे हैं देखें कि जो लोग वहाँ ड्यूटी पे थे वो कहाँ थे, ये किस तरह हुआ कि ड्यूटी पे लोग थे, कोई बच्चों को अंदर से उठाने नहीं गया, क्या वो लोग वहाँ मौजूद थे, नहीं थे? जिस चीज़ की जो जिम्मेदारी है उनके खिलाफ वो इतना एक्शन लेंगे कि उनके ऊपर, मेरा ख्याल है ये एक मुजरमाना गफलत इससे ज़्यादा है कि ज़ाहिर है, देखें हॉस्पिटल है ना, वहाँ सुबह शाम ड्यूटियाँ होती हैं, वो रोस्टर में लिखा होगा कि इस वक्त से लेके इस वक्त किसकी ड्यूटी, वो सारा कुछ ले रहे हैं। आप देखेंगे कल तक वो करेंगे, सबको कटहरे में लाएंगे और उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी। माओं के जख्मों पे मरहम तो रख सकते हैं, अल्लाह ताला उन बच्चों को जान अच्छा करे, उनको जन्नत, वो तो यहीं बच्चे फूल हैं, जन्नत में जाएंगे। उन माँ बाप को यही है ना, देखें इससे बड़ा और क्या हो सकता है जुल्म के वो बच्चे बेचारे ना कुछ। कादिर साहब ये नासिर भट्ट साहब लोग थे, मैं सुन गया, मैं आ रहा हूँ जी, असल जिम्मेदारों को पकड़ा, मैं आ रहा हूँ भट्ट साहब, दोबारा आपके पास भी आता हूँ। कादिर साहब आप देखें, इतना बड़ा पूरी दुनिया में इसकी सुर्खियाँ लगी, सेक्रेटरी हेल्थ मुअत्तल हुए, उसके बाद भट्ट साहब फरमा रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर सेहत तो किसी भी किस्म का कोई अखलाकी मुजाहरा करते हुए मुस्ताफ़ी नहीं हो रहे, दुनिया भर में मिसालें होती हैं। मुजरिमाना गफलत का एतराफ़ भी भट्ट साहब कर रहे हैं। देखिए, पहले तो एक जुमला मुझे इजाजत दे पिछले सेगमेंट का, कि भट्ट साहब ने कहा कि शाह गुलाम कादर का कोई ऐलान नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कि बकौले भट्ट साहब ये सारी मीडिया झूठी निकली, जिसने ये खबर चला ली है कि शाह गुलाम कादर को नामजद किया वज़ीर आज़म के लिए, और मीडिया अपनी सोर्स भी बदल दे, क्योंकि भट्ट साहब ने सब जो है झूठा करार दिया। नंबर एक बात। हाँ जी, वो कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि मेरे भाई ये गफलत, मुजरमाना गफलत नहीं है, ये कत्ल है। अब कत्ल कैसे है? फवाद चौधरी साहब सीनियर वकील मुझे बता दे। एक खबर आई कि 15 बच्चे थे, एक शख्स ने कहा 55 बच्चे थे, एक ने कहा 100 से ज्यादा थे। और आप मुझे बता दो कि वहां सारे बच्चे बेचारे जांच के गए, को बड़ा क्यों नहीं मरा? मैं किसी की मौत का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मगर आप मुझे बता दो कि एसी अगर की, और ये भी झूठ है कि एसी ने स्पार्क मारा, ये एसी लगा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता इसमें आग लग जाए और या मासूम बचे, क्या मैं आग देख के बाकी मासूम बच्चों को छोड़ के पीछे ताला लगाऊंगा? झूठ है, सारा फ्रॉड है, न कोई ऐसी है न कुछ है। क्या पता किसी ने आग लगाया। एक शख्स जो कल आया था मीडिया पे, उसने बोला मेरे 2 बच्चों को गोश्त को लोतड़ा पकड़ा दिया, मुझे क्या पता वो मेरे बच्चे हैं। सवाल ये है कि ये कत्ल है, इससे बड़े कत्ल क्या हो सकता है
कि 12 बिलावल की छुट्टी थी, आपने बच्चों के वार्ड को ताला लगा के और आप छुट्टी पे चले गए, चलो कल अस्पताल खुलेगा तो देखा जाएगा। दूसरी बात यह कि मुस्तफा कमाल जहां छोटे सूबे, जहां मैनेजमेंट जहां पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी करता रहते थे, क्या उससे 1.5 अस्पताल इस शख्स से नहीं संभाला? जब पूरे पाकिस्तान में वजीर सेहत के अंडर सिर्फ ये 1.5 अस्पताल, एक ये पिम्स है, एक पुणे है जी। और खालिद मकबूल के अंडर सिर्फ एक कॉलेज है इस्लामाबाद का, बाकी पूरे पाकिस्तान में कुछ नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये छोटे सूबों को इस तरह नारे लगा के वो करें जिससे 1.5 अस्पताल नहीं संभाला जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म से पूछना चाहता हूँ आपके तौर से कि आपने सेक्रेटरी हेल्थ को तो मुअत्तल किए, तो सेक्रेटरी हेल्थ से ज्यादा जुर्म तो एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर इमरान फिल्म्स का वो है जो अस्पताल का इंचार्ज है, उससे ज्यादा तो वार्ड का इंचार्ज है, उससे ज्यादा तो मुस्तफा कमाल है। आप मुझे एक बात बताओ, इन सारी चीजों का एक ही हाल है कि जेटी बना के FIR कट के, और मैं मोहसिन नकवी साहब से कहना चाह रहा हूँ आपके तहत फरसुदा निजाम, इस फरसुदा निजाम चूंकि इस्लामाबाद भी आपके अंडर आ रहे हैं, वजीर दाखिला के अंडर, आप इस फरसुदा निजाम को ठीक करने के लिए पहले ईंट रखे, एक FIR काटे, जेटी बना दे और मुजरिमों को जो ना वो कैफर किरदार तक बिल्कुल ठीक, तो मैं बिल्कुल आप ठीक, ये कहेंगे हाँ जी नकवी साहब जो है ना पाकिस्तान को भट्ट साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा भट्ट साहब कि सेक्रेटरी हेल्थ मुअत्तल हुए, वज़ीर सेहत क्यों ना मुस्ताफ़ी हुए और अब मुतालबा कर दिया कादर साहब ने कि GIT बननी चाहिए, क्या आप इत्तफाक करते हैं? बहुत मुख्तसर बताइएगा। देखें मैं कादर मंदो ख्याल साहब की बातें मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। सेक्रेटरी हेल्थ को इसलिए उन्होंने फ़ौरन मुअत्तल कर दिया कि जब कमेटी बनी है उसके ऊपर असरअंदाज ना हो, और ये बात सुने मियाँ साहब, जब PM साहब का जो फैसला होगा, अब उन्होंने हर चीज़ देखनी है, किसी बेगुनाह को भी ना सजा हो, और जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो कमेटी सुने, और सुने तो सही ना एक मिनट कादर मंदो ख्याल साहब, अब और जज्बाती हो गए, बात को सुने। हर एक बंदे की जिस चीज की एक इम्पार्शियल इंक्वायरी या जेटी बनाई जाए। मेरी एक बात तो सुन लेना यार, अब मैं क्या जी 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 एक जो जिम्मेदार है आपको पता चलेगा, कल को ये नहीं कहेगा जी मेरी तो ना ड्यूटी थी ना मैं उसमें मौजूद था, मुझे भी सजा दे देगी। आप देखें कि कमेटी ने बताना है कौन किस वक्त कहाँ था, वो सारे लोग जो मुजरम हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि इबरत बनेगा उन सब के लिए कि इस तरह की कोई गलती ना करें। लेकिन ये इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। हम इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कल PM साहब जब जो फैसला करेंगे, बाकी आपने कहा देखें ज़ाहिर FIR कटेगी, FIR तो कटेगी ना जब चलेगा अपना मंदो खेल साहब, मंदो खेल साहब भट्ट साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल FIR भी कटेगी और असल मजलूम को सजा भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका जनाब नासिर भट्ट साहब और खालिद साहब, जनाब फैसल चौइस साहब। ये मुल्क की सियासत थी जिसका हाल आपने मुलाहजा किया। अब इंटरनेशनली भी देखेंगे कि चीन और अमेरिका साइबर वॉरफेयर की कन्फ्रंटेशन की जानिब जा रहे हैं। ईरान अमेरिका जो डील है उसमें चौथी कोशिश शुरू हो चुकी है। क्या अगले 2 दिनों में डील हो सकती है? एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुल्की सियासत के अलावा दुनिया भर में बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है, चाहे वो कुवैत के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान आना हो, फील्ड मार्शल से वज़ीर दिफा से मुलाकात करनी हो, या फिर जो ईरान अमेरिका तनाज़ा है उसमें ट्रंप का ताज़ा बयान कि कोई मुकर्रर वक्त नहीं मैं दे सकता, और फिर उनकी जो मकबूलियत है वो उनके सेहत ने सबसे निचले दर्जे पर जा पहुँची। 33% अप्रूवल रेटिंग आ रही है। साथ हम देख रहे हैं कि भारत भी गुफ्तगू कर रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर सो कार्ड जो था, मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे तबाही बर्बादी फेरी, और कह रहे हैं पाकिस्तान ने असल में जासूस तयनात किए थे भारत के अंदर S-400 का पता चलाने के लिए। साथ हम देख रहे हैं कि चीनी हैकर्स ने, एक उनकी बड़ी मारूफ कंपनी है, उन्होंने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट, अमेरिका का इदारा नासा, अमेरिका की खुफिया एजेंसियाँ और दीगर कई अहम इदारों को ब्रेक इन किया, वहाँ एक्सेस ली, हैक करने की कोशिश उनकी कामयाब हुई। खुद अमरीकी हुकाम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। तो क्या अमरीका और चीन यानी रिवायती जंग की बजाय साइबर वॉरफेयर की जंग में आमने सामने आएंगे? इन मामलों पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दी है जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब को। इंटरनेशनल अफेयर के एक्सपर्ट हैं, मौसर आवाज़ हैं, कई दिहाइयों से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मेरे ख्याल सबसे पहले इसी बात से शुरू कर लिया जाए कि ये एक नैनजिंग नामी इनकी कंपनी है जिसके साथ रॉयटर्स ये कहता है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है या उनकी दीगर अहम इदारे हैं वो उनके क्लाइंट हैं। तो उस कंपनी से मंसूब कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने नासा तक को हैक करने की कोशिश की और कामयाबी हुई। और उसके बाद महकमा इंसाफ हो या एजेंसियां जिनका नाम नहीं लेते,
तो क्या ये कहा जा सकता है कि रिवायती जंग की बजाय अब ये दो बड़ी क़ुव्वतें जो हैं ये साइबर वॉरफेयर की डोमेन में जाएंगी? वो जंग कैसी होती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे फिर? देखिए, जारी बात है, ये नॉन कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने आपको साइबर थ्रेट्स हर मुल्क को हैं, हर एंटिटी को हैं, और इसमें स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर डजंट मैटर। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स मीन आपकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, ये भी हो सकते हैं। सो जस्टिस डिपार्टमेंट हो या अमेरिका के बैंक हो, अमेरिका के लिए थ्रेट एक जैसा ही है। सो ये पूरे का पूरा जारी बात है स्ट्रक्चर डेवलप करना, और तमाम जो सेंसिटिव गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अमेरिका की हों या चाइना की, वो लगे हैं। तो ये चाइना और अमेरिका का आपस में ये कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ कि ये इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि यूएस ये कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और इसमें जो मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ भी यही कहते हैं कि अमेरिका जो है वो चाइना को डिस्क्रेडिट करता रहता है, और बेसिकली ये थ्रेट्स कुछ और हैं। दूसरी तरफ इसमें समटाइम्स ये होता है कि वो अमेरिकन साइड जो है उनके ऊपर ये भी आता है जी, क्योंकि वहाँ पे एक कैंपेन शुरू हो चुकी है, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। सो दिस इज अ राइट टाइम कि आप चाइना को डिबेट एंड डिस्कशन के अंदर ले आए। समटाइम्स आपने अपने टॉपिक को डाइवर्ट कैसे करना है, बट दैट डज नॉट मीन कि थ्रेट चाइना से नहीं है। और चाइनीज सारी बात है वो सारा टाइम इस चीज पे लगे रहते हैं कि हमने अमेरिका को इंटरनली कैसे कमजोर करना है। और इस सिलसिले में भले साइबर थ्रेट्स तो एक चीज है, ड्रग्स के वाले कहा जाता है कि बहुत सारी ड्रग्स हैं जो चाइना से ट्रैवल करती हैं, अमेरिका पहुंचती हैं, और वो समझते हैं कि अमेरिका के अंदर ही अगर ड्रग्स को हम पॉपुलराइज कर दें, और आपको पता है अमेरिका का जो लिबरल सोसाइटी है वो फॉर एग्जांपल मरवाना वगैरह जैसे है, इनको वैसे लीगलाइज करके बैठे हुए हैं। तो मल्टीपल जो चाइनीज स्ट्रैटेजी है उसमें जारी बात है कि कैसे हमने अमेरिका को इंटरनली कैसे कमजोर करना है। और इस सिलसिले में अमेरिका ने जॉइंट साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरीज बनाई हुई हैं, जिसमें इनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, इनकी FBI, एक पूरी की पूरी अमेरिका की US साइबर कमांड है, साइबर नेशनल मिशन फोर्स है प्रॉपर, जो बहुत देर से इस पे काम कर रही है। और उनको इस चीज़ का, और जब भी अमेरिका की हर साल जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आती है वो समझते हैं कि हमें जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो जारी बात है वो चाइना से ही है। सो जितने भी चाइनीज लिंक्ड जो हैकिंग कंपनीज हैं, उन्होंने अमेरिका का सेंसिटिव गवर्नमेंट और प्राइवेट नेटवर्क्स का जितना डाटा है उसको बहुत दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया। और इस सिलसिले में अमेरिका कांग्रेस को भी बताता रहता है, यानी कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच कांग्रेस को बताती रहती है कि हमें किस तरह के चैलेंजेस हैं। तो मेरा ख्याल है ये आंख मचोली जो है ये दोनों साइड पे चलती रहती है, और चाइनीज अमेरिकन भी कोशिश करते हैं कि वो लेकिन चाइनीज नॉर्मली शोर नहीं डालते या बोलते नहीं है, लेकिन अमेरिका में क्योंकि छोटी सी चीज़ों को पॉलिटिकली फ्रेम ज़्यादा किया जाता है, तो ये मेरा ख्याल है चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें फिर अहम बात ये भी है, इसके ऊपर भी रोशनी डालें कि ये जो मिड टर्म आ रहा है उसमें अप्रूवल रेटिंग 33% लोएस्ट फॉर दिस टर्म, और ये Ipsos राइटर्स का सर्वे है। साथ ट्रंप साहब कह रहे हैं मुझे जल्दी भी नहीं है ईरान के साथ कोई फाइनल डील में जाने के लिए। विल ही एबल टू सस्टेन? देखिए जामिर साहब, सब सिंपल सी बात है, आप मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे हैं अक्टूबर नवंबर, आप देखें तो तैयारी तो ट्रंप साहब ने कर ली है। ट्रंप साहब को एक चीज का पता चल गया है कि मैं ईरान के साथ कोई डील नहीं कर पाऊंगा। MOU साइन किया हैवीली इन फेवर ऑफ ईरान, लेकिन वो MOU कहीं नहीं डिलीवर हो सका। ऑयल प्राइसेस इस वक्त हाई हैं, तो अमेरिकी लोगों को क्या बताना है, ग्रोसरीज की कीमत बहुत ज़्यादा है। ट्रंप साहब जो इलेक्शंस कोई हारे भी हैं, रिसेंटली रिपब्लिकन पार्टी हारी है, वो ग्रोसरीज के ऊपर हारी है, ममदानी का इलेक्शन हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप साहब की जो पॉपुलर, तो वो क्या करने लगे हैं, अब वो सारा टाइम उन्होंने फोकस कर दिया इमिग्रेशन के ऊपर। आप H1B पे नहीं आ सकते, आप अमेरिका के अंदर एंटर नहीं हो सकते, स्टूडेंट करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने दे हैव स्टार्टेड वर्किंग कि हमें दूसरी तरफ चीज़ों को देखना है और दूसरी तरफ चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो अब फॉर एग्जांपल जो लिबरल्स हैं वो उनको अल्ट्रा वो फाशिस्ट कहते हैं, और जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ज्यादा उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया है कि हमें किस तरह अपने ओपोनेंट को ग्रोसरी से, बिजली से, महंगाई से, इन्फ्लेशन से, तेल की कीमतों से निकाल के डिबेट का रुख मोड़ना है। और वो रुख जो है फिर वो इसी अंदाज में होता है, कभी वो ममदानी को डिस्कस करते हैं, कभी वो मिशिगन के अंदर जो
डेमोक्रेट हाँ। जो सेनेटर जीता है अल सईद, जो कि इजिप्ट से जिसका ताल्लुक है, उसको टारगेट करते हैं। हालांकि ट्रम्प जिसका इतना बड़ा एजेंडा है, उसको एक मिशिगन के सेनेटर से क्या कंसर्न हो सकता है, लेकिन वो समझते हैं कि ये उनके एजेंडे को मजबूत करता है। इसी तरह वो समझते हैं कि मुझे ज्यादा फोकस उन चीजों पे करना चाहिए जो उनकी स्ट्रेंथ है, और वो इमिग्रेशन जारी बात है उनकी स्ट्रेंथ रही है, तो वो उस पे आना चाहते हैं। वो महंगाई और इन चीजों के ऊपर बात नहीं करना चाहते। और वो ऑपोजिशन तो कमजोर है, मैंने तो कल देखा जी, वो तो कोई 2 लाख के करीब लोग जो सयाहत और कारोबार के अमेरिका में सेटल्ड है, उनको भी निकालना चाहते हैं। और ये जो अभी वीज़ा के हसूल के लिए लोग ख्वाहिशमंद है, पाकिस्तान में भी कई लोग हैं अमेरिका का वीज़ा लगवाना चाहते हैं। तो कल मैं देख रहा था कि वो आर्जी तौर पर उनकी जो वीज़ा की यानी दरख्वास्त होती है इंटरव्यू की, वो ख़त्म की गई या पोस्टपोन की गई, और कहा गया कि अमले की तरबियत ऐसी की जा रही है, उस सिलसिले में एक्सरसाइज हो रही है। तो लग यूँ रहा है कि वीज़े का हसूल बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका का साथ। देखिए, वो इमिग्रेंट वीजे की बात हो रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रम्प ने को 75 मुल्कों के हवाले से कहा था कि इनके ऊपर हम बैन लगा रहे हैं, कि ये अपनी फैमिलीज को कनेक्ट नहीं कर सकते या उनको बुला नहीं सकते। उस पे कोर्ट में लोग चले जाते हैं, कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया। तो ट्रम्प ने क्या किया कि उसने कहा जी कि मैं सारी की सारी स्टेट डिपार्टमेंट की जो फोर्स है, उसका मैं जो इमिग्रेंट वीजा के हवाले से हम उनकी ट्रेनिंग करने लगे हैं। और अब वो जारी बात है उनको पैगाम देंगे कि भाई कोर्ट ने तो ये कह दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं, सो लिहाजा इसको प्रोलॉन्ग करो या टर्न डाउन करो या लूप होल्स ढूंढो। बेसिकली देखिए, ये इलेक्शन टाइम है और ट्रम्प के पास क्या है इस वक्त, जुडिशरी बीच में बार बार ट्रम्प को वो करती है। सो बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये भी है कि ऑपोजिशन को इतनी मजबूत नहीं है, डेमोक्रेट्स के अंदर लीडरशिप नहीं है। 2 तरह के डेमोक्रेट्स हैं, या तो एस्टेब्लिशमेंट है, चक शूमर और बाकी जो बाइडेन एरा की डेमोक्रेट्स जो थे, या फिर आपके पास जिन्हें वो डेमोक्रेट सोशलिस्ट कहते हैं, जिसमें ममदानी एंड बाकी जो लोग हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं, और उन्होंने वो समझते हैं कि उनकी सियासत ये कामयाब है कि वो ज्यादा से ज्यादा निजाम के अंदर डिवाइड पैदा करें, और वो उससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक वो कामयाब अच्छा डॉक्टर साहब अब ये दूसरा पर्सपेक्टिव भी देखें ना। पहले पाकिस्तानी आला क़यादत फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला जाते हैं तेहरान, फिर उससे अगले रोज़ ओमान की क़यादत आती है, एक मिनी कॉरिडोर के ऊपर इत्तफाक होता है हुर्मुज़ में। आज की खबर है कतरी हाई पावर्ड डेलीगेशन इंक्लूडिंग देयर पीएम दे विल बी देयर इन द तेहरान। तो ये 3-4 अहम दौरे और फिर ये जो स्टेलमेट है डायलॉग का, ये टूटेगा जमूद? आपको लगता है कि आने वाले चंद दिनों में सीज़ फायर या बाकायदा कोई मुआहिदा एक शक्ल इख्तियार कर सकता है, या भी हमें एक दफ़ा और जंग देखनी पड़ेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प अभी तैयार हैं जंग करने के लिए। देखिए, जब आप फैसला ये करें कि जो पीट हेग्सेथ ने करना था, अब वो स्कॉट बेसेनेट करेंगे, आपके ट्रेजरी सेक्रेटरी करेंगे, यानी कि आपने लड़ना नहीं है, अब आपने इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल चीज़ों को ट्रिगर करना है। तो इट मीन्स कि आपका वो जो मोडस ऑपरेंडी था वो नाकाम हो गया। तो एक तो ये बात है। इस चीज़ को जारी बात है लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहे हैं कि मिलिटरीली जो चीज़ें करना चाहते थे वो नहीं हुए, अब वो उसको फाइनेंशियली करना चाहते हैं। आज चाइना ने भी कहा है हम 90% तेल लेते हैं ईरान से, अगर हमें सैंक्शन करने की कोशिश की गई तो फिर हम उसका जवाब देंगे। वो कैसे देंगे? चाइनीज, आपको पता है अगले महीने तो ट्रम्प शी जिनपिंग जाने वाले हैं, और अगर अमेरिका ने ये हालात खराब कर दिए कि उनके चाइनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी, और अगर ये दौरा मुलतवी हो जाता है शी जिनपिंग का, तो देयर आर चांसेस कि ट्रम्प इसको पॉलिटिकली यूज करें कि मैं जनाब बैकआउट नहीं करूंगा, और विक्टिम कार्ड, और देखें मैंने चीन के साथ ये कर दिया, ईरान के साथ ये कर दिया, ये कंसेशनल तेल लेते थे, मैं इनको जो है वो मैं फिक्स कर दूंगा। तो वो उसको पॉलिटिकली फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लंबा चौड़ा को फायदा उठा सकेंगे। लेकिन ये चीज सामने जरूर नजर आ रही है कि ट्रम्प साहब को कोई ऑफ रैंप नहीं मिल रहा, बाहर कैसे निकलना है सिचुएशन से, एग्जिट नहीं है, एग्जिट प्लान नहीं है। अच्छा सर, मैं साथ में जो पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान सऊदी अरब पहले बायलैटरल हुआ, फिर मक्का एग्रीमेंट हुआ, मक्का अकॉर्ड, उसके बाद खबर आई कि शायद कतर और दीगर ममालिक भी उसका हिस्सा बने, ओपन फॉर ईरान, बांग्लादेश की खबर भी आई। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कुवैत के वज़ीर दिफा जो हैं शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला, ये आए हैं, GHQ गए, फील्ड मार्शल से मिले, ख्वाजा आसिफ भी थे, कुछ याददाश्तों पे कुछ मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए। ये क्या एक मामूल का दौरा है, या मैं इसे भी एक किसी बायलैटरल एग्रीमेंट या मक्का अकॉर्ड के सिलसिले में एक पेशरफ समझूं?
देखिए सारी बात है, ये उस लेवल की तो चीज़ नहीं है। आपके डिफेंस कॉर्पोरेशन जो है वो तो ममालिक के साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन सवाल तो यही पैदा होता है कि इस तरह के जो एग्रीमेंट हो रहे हैं, जैसे आपने कुवैत का जिक्र किया, देखिए अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है मिडल ईस्ट के अंदर वो कंप्रोमाइज हुई है। जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहा है, वो ढूंढ रहा है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है और मैंने कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो कुवैत भी उन्हीं ज़ाहिर बात है मुल्कों में से एक मुल्क है। रिसेंटली आपने देखा कि पाकिस्तान और कुवैत ने कुछ डिफेंस एग्रीमेंट कुछ अर्सा पहले किया था, लेकिन कुवैती पार्लियामेंट ने उसको रेटिफाई अभी किया है। तो ये चीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है कि ये चलेगी और ममालिक जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि द रियल क्वेश्चन इज के स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी की तलाश में है, और जो ईरान की तरफ से एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में जो एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है, उसमें इस खित्ते के ममालिक अनकंफर्टेबल हैं। अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि खित्ते के ममालिक जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें ईरान ने बहुत जो मिसाइल मारे हैं या जो बम्बार्डमेंट हुई है वो ये इजराइल ने तो नहीं किया, ये तो एक मुसलमान मुल्क ने किया है, तो हमें इसका क्या हल ढूंढना चाहिए। तो तमाम मुल्कों की जो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं या जो फ्यूचर आउटलुक है इन मुल्कों की, वो चेंज होने जा रही है वंस फॉर ऑल। और ये वो मिडल ईस्ट नहीं है जिसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या जिसकी जो सिचुएशन है वो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन और इराक कुवैत जंग के बाद जो एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना था, अब ये वो नहीं रहा। अब एक नए तरीके से चीजें सामने आएंगी। अमेरिकन भी जारी बात है बाहर निकलने की बातें कर रहे हैं, वो अपने खित्ते में जा रहे हैं और इस खित्ते को मजीद इनसिक्योर कर दिया है। यहाँ वो बर्डन शेयरिंग या पार्टनर्स डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम लेके आए हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो साथ मिल जाएं और मिलके एक दूसरे के साथ काम करें और हम ऊपर से चीजें देख रहे हो। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो शेप अप होंगी, लेकिन राइट आफ्टर जो ईरान की डील होगी और ईरान को क्या मिलता है। जो अगले दिन पता चला था कि वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये कहता है कि जी आपकी प्रॉक्सीज हमले ना करें और आप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दें तो हमारे लिए बेहतर है। तो अमेरिका जारी बात है इंतहाई कमजोर पोजीशन पे इस वक्त है और इसका सबको पता है। और कभी वो फिर जारी बात है पाकिस्तान, कुवैत और पाकिस्तान, ओमान, कतर, सारे इसमें जारी बात है वो हैं। तो द क्वेश्चन रिमेन्स के किसके पास सोल्यूशन है और कौन ईरान को ये कन्विंस कर सकेगा कि अमेरिकन जो MOU है वो वाकई उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और कौन ईरान की तरफ से ये सिक्योरिटी गारंटीज लेके दे सकता है कि वाकई इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि मुश्किल नजर आता है, जितनी ज्यादा एक अनसर्टेनिटी है, जितना ज्यादा मिसट्रस्ट है और जितने फिर ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इवन के ईरान के अंदर भी जारी बात है ये तस्वर किया जाता है कि जो पॉलिटिकल साइड है वो रोल वो सामने तो है, लेकिन असल में पावर कहीं और है। और अभी क्योंकि सुप्रीम लीडर जो हैं वो भी मंजर आम पे नहीं आए, तो बहुत सारी एक ऐसी पिक्चर है ईरान की जिसके ऊपर बात करना भी बहुत मुश्किल है कि किस तरह का फ्रेमवर्क फ्यूचर का ईरान के अंदर कैसा होगा और हु कंट्रोल्स व्हाट इन ईरान। ये भी एक क्वेश्चन है जिसका जारी बात है मेजॉरिटी लोगों को इस बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त और तज्जिए का। ये सूरत हाल इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं, लेकिन अमेरिका ईरान डील के बाद ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह होगी अगर ये डील जल्द हो जाती है। आज के लिए इतने इजाज़त, अल्लाह।